हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। 5 दिसंबर को जो दूसरा शिफ्ट हुआ था रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का 2025 में, इसमें पूछे गए साइंस के 25 प्रश्नों को हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं, उनका डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का PDF आपको मिलेगा हमारे ऐप के ऊपर। आप जाना इस वाले सेक्शन में, फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में, यहाँ पर क्लिक करना, सारे PDF आपको दिख जाएंगे और ऐप का डाउनलोडिंग लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब चलिए हम लोग प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। जब कोई ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित होता है, यानी एक ठोस है जो पिघलकर द्रव में बदल गया, अंतरकणीय स्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि कणों के बीच में जो स्थान होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं, इसी को हम लोग अंतर आणविक स्थान भी बोलते हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो, ठोस के जो कण होते हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं। ठोस के कण काफ़ी पास पास होते हैं। द्रव के कणों के बीच जो स्थान है वो ज़्यादा होता है। और गैस के कण तो काफ़ी दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। गैस के कण तो काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो ठोस के कणों के बीच जो स्थान है वो सबसे कम है, उससे ज़्यादा है द्रव के कणों के बीच, और सबसे ज़्यादा जो स्पेस है, स्थान है, वो है गैस के कणों के बीच। तो अगर कोई पदार्थ ठोस से द्रव बदलता है, ठोस से द्रव में बदलता है, तो उनके कणों के बीच जो स्थान है वो पहले से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम बोलेंगे यह बढ़ता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैविक आवर्धन की परिघटना के माध्यम से निम्नलिखित में से किस में पीरकनाशी की सांद्रता सर्वाधिक है? जैविक आवर्धन को ही हम लोग जैव आवर्धन बोलते हैं, है ना। किताबों में आपको जैव आवर्धन ही यूजुअली दिखेगा। इंग्लिश में इसे बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब बढ़ जाना, है ना, बढ़ जाना, बड़ा हो जाना। और बायो का मतलब जीव से संबंधित है। तो जीवों के अंदर कुछ ऐसी चीज है जो बढ़ती है ना, जो बढ़ती है, इसी को हम लोग बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, है ना। ये शब्द का मतलब मैंने आपको समझाया। जो इसकी परिभाषा है आप उसको कुछ ऐसे बोल सकते हो कि बायो मैग्निफिकेशन या फिर जैव आवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी रसायन, किसी विषैले पदार्थ या फिर किसी रसायन की जो सांद्रता है खाद्य श्रृंखला में वो बढ़ती चली जाती है। जैविक आवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी विषैले पदार्थ या फिर हानिकारक रसायन की जो सांद्रता है वो खाद्य श्रृंखला में बढ़ती चली जाती है। और ये जो रसायन होते हैं या फिर विषैले पदार्थ होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जो पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं। या फिर आप इसको सीधा बोल दो कि ये वो रसायन होते हैं जो जैव निम्नीकरणीय नहीं होते हैं, अजैव निम्नीकरणीय होते हैं, नॉन बायो डिग्रेडेबल होते हैं, जो आसानी से नष्ट नहीं होते हैं, पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। जैसे कि आप पीरकनाशी के तौर पर जो है DDT बोल सकते हो, है ना। DDT ही आपके एग्जाम में बार बार आता है। ये एक पीरकनाशी है। इसका इस्तेमाल जो है फसलों को बचाने के लिए किया जाता है, पीड़कों से, पेस्ट से बचाने के लिए इस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल जो है किया जाता है। और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनका अपघटन जो है सूक्ष्मजीव नहीं कर पाते हैं, पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। तो मान लीजिए आपके शरीर में जो है ये DDT कैसे भी करके पहुंच जाता है, तो आपके शरीर में ये बना रहेगा, नष्ट नहीं होगा। ये आपके शरीर में एक कोने में जाकर के छुप जाएगा, बना रहेगा, नष्ट नहीं होगा ये, ठीक है। तो बायो मैग्निफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इस तरह के जो रसायन होते हैं उसकी जो सांद्रता है या फिर उसकी जो मात्रा है खाद्य श्रृंखला में वो बढ़ती चली जाती है। यानी एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में इसकी मात्रा अधिक होगी, फिर इससे अधिक इस वाले पोषी स्तर में, फिर इससे अधिक इस वाले पोषी स्तर में। तो पोषी स्तर में जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं, यानी उत्पादक से बड़े मांसाहारी की तरफ जाते हैं, तो जो इसकी मात्रा है वो बढ़ती चली जाती है। बढ़ना यानी कि मैग्नीफाई होते हुए रसायन की जो मात्रा है वो चली जाती है, और जीवों के अंदर ये प्रक्रिया चलती है। तो बायो मैग्निफिकेशन बोल दिया, ठीक। तो आप कोई सा भी खाद्य श्रृंखला यहाँ पर उठा लो। जैसे आप ये देखो, ये वन में एक खाद्य श्रृंखला आपको दिखाया गया है। मान लो कि किसी भी तरीके से DDT जो है इन पौधों के अंदर पहुंच जाता है। अब इस पौधों को खाएंगे कौन? शाकाहारी खाएंगे। तो शाकाहारी के अंदर जो है इस DDT की जो मात्रा है वो अधिक होगी इस उत्पादक की तुलना में। फिर इन शाकाहारी को जो है ये मांसाहारी खाएंगे, तो इसके अंदर जो है ये DDT की मात्रा सबसे ज़्यादा होने वाली है।
है ना। ये जो आपको देखो यहाँ पर ऑप्शन में जो है इसमें दिया हुआ है, घास के मैदान में जो खाद्य श्रृंखला हमें देखने को मिलता है वो आपको दिया गया है कि ये पादप है। मान लो किसी भी तरीके से इसमें डीडीटी जो है पहुंच गया, अब इन घास को जो है ये टिड्डा, ये जो फसल है इसको ये टिड्डा जो है वो चट करेगा, टिड्डा खाएगा, है ना। फसलों में मान लो फसलों में जो है डीडीटी जो है वो पहुंच चुका है और फिर इन फसलों को चट करने का काम, खाने का काम ये टिड्डा करता है। तो टिड्डा के अंदर जो डीडीटी है इसकी मात्रा जो है इस फसलों की तुलना में जो अधिक होने वाली है, ठीक है, क्योंकि एक टिड्डा जो है काफी सारे प्लांट को खाएगा, फिर इस टिड्डा को ये मेढक खाएगा। अब मेढक में जो है जो डीडीटी है या फिर डीडीटी के अलावा कोई भी अजैव न्यूनीकरणीय रसायन जो है हो सकता है, उसकी मात्रा मेढक में जो है इन टिड्डे से भी अधिक होगा। एक टिड्डे में जो ये डीडीटी है उसकी जो मात्रा है, एक मेढक में इस डीडीटी की जो मात्रा है एक टिड्डे से अधिक होने वाली है। इसके पीछे कारण बहुत ही सिंपल है कि एक मेढक कई सारे टिड्डों को खाएगा। ऐसे ही इस मेढक को ये सांप खा लेगा, तो इसमें जो है इसी डीडीटी की मात्रा जो है वो सबसे अधिक होने वाली है, क्योंकि एक सांप जो है कई सारे मेढकों को खाएगा, तो एक सांप में जो है इन हानिकारक रसायनों की सांद्रता जो है एक मेढक की तुलना में अधिक होने वाली है। और इससे भी ज्यादा जो है इस वल्चर में होगा, इस गिद्ध में होगा बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक वल्चर जो है कई सारे सांपों को खाएगा। तो किसी भी पोषी स्तर में आप देखेंगे, किसी भी पोषी स्तर में आप देखेंगे तो जो सबसे टॉप पर हमारे जीव आते हैं, सॉरी, किसी भी खाद्य श्रृंखला में आप देखेंगे तो सबसे टॉप पर जो हमारे जीव आते हैं, टॉप पर जो जीव आते हैं उनमें जो पीड़कनाशी की सांद्रता है वो सबसे अधिक होगी। तो आप देख लो इनमें टॉप पर कौन आएगा, सबसे ऊपर कौन आएगा, तो उत्पादक सबसे नीचे, है ना, उसको खाएगा शाकाहारी, शाकाहारी को खाएगा छोटे मांसाहारी, छोटे मांसाहारी को बड़े मांसाहारी। इस प्रकार से जो है आप सोच सकते हो। ये घास के मैदान के अंदर जो हमें खाद्य श्रृंखला प्राप्त होता है वो आपको दिया गया है। तो इन सारे में सबसे ऊपर देखो आपको सांप दिखेगा, तो सांप हमारा डी आंसर हो जाएगा। किसी भी खाद्य श्रृंखला में जो मानव आते हैं, मनुष्य आते हैं, वो सबसे ऊपर आते हैं। किसी भी खाद्य श्रृंखला में मनुष्य सबसे ऊपर आएगा, तो मनुष्यों के अंदर जो है ये पीड़कनाशी सबसे ज्यादा स्टोर होता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी को ना मैग्निफिकेशन कहा गया है, क्योंकि जो ये हानिकारक रसायन होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, उनकी जो सांद्रता है हर अगले जीव में जो है वो बढ़ती चली जाती है। अगर हम पोषी स्तर की बात करेंगे तो हर अगले पोषी स्तर में जो इसकी सांद्रता है वो पिछले पोषी स्तर से अधिक होती है, राइट। तो इसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। जीवों के अंदर ये प्रक्रिया चल रही है तो बायो मैग्निफिकेशन बोल दिया। तो ये जैव आवर्धन के बारे में जो है आप ये ध्यान में रखिएगा। जो सबसे ऊपर खाद्य श्रृंखला में है उसके अंदर जो है हानिकारक या फिर विषैले जो रसायन है, पदार्थ है, वो सबसे अधिक मात्रा में मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, साइकोलॉजिकल चेंज, लैंगिक परिपक्वता से जुड़ा हुआ है, सेक्सुअली मैच्योरिटी से जुड़ा हुआ है? देखो, जब एक मेल या फीमेल सेक्सुअली मैच्योर होते हैं तो उनके शरीर में तो काफी सारे परिवर्तन देखने को मिलते ही हैं। शारीरिक परिवर्तन तो होता ही है, जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछों का आ जाना, उसके लिंग का आकार बड़ा हो जाना, आवाज का फटना, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहां पर बालों का आना। फीमेल के अंदर उसके ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज कर जाता है, हिप का साइज इंक्रीज कर जाता है, प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं, आर्मपिट होते हैं, वहां पर बालों का आना, राइट। तो ये सब तो शारीरिक बदलाव है, शारीरिक परिवर्तन है। इसके अलावा इमोशनल चेंज भी देखने को मिलता है, साइकोलॉजिकल चेंज भी देखने को मिलता है ना। इमोशनल चेंज, साइकोलॉजिकल चेंज, जैसे मूड का स्विंग करना, है ना, मूड का स्विंग करना। तो मूड स्विंग भी जो है जब सेक्सुअली मैच्योर होता है कोई मेल और फीमेल तब ज्यादा करता है। लड़कों और लड़की एक दूसरे के प्रति जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इसको आप इमोशनल चेंज आप बोल सकते हो। उसके अलावा स्वतंत्रता की इच्छा, है ना, भाई आज़ादी चाहिए। सेक्सुअली जैसे से मैच्योर होते हैं, जैसे से एक लड़का लड़की जवान होते हैं, तब उनको चाहिए क्या, प्राइवेट स्पेस, आज़ादी चाहिए, कोई ज़्यादा रोके टोके ना हमें, है ना, कोई ज़्यादा रोके टोके ना हमें, हमें आज़ादी चाहिए, हम जो करना चाहते हैं हमें वो करने दिया जाए। तो इस तरह के जो चेंज आते हैं, है ना, ये हमारे कहे जाएंगे मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, साइकोलॉजिकल चेंज। मनोदशा में उतार चढ़ाव, मूड का स्विंग करना, ये सब होता है जब जैसे जैसे मेल और फीमेल सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को, ये सारे चेंज जो है हमें देखने को मिलते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के सही उदाहरण का चयन कीजिए। जो ठोस होते हैं वो हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। जो क्रिस्टलाइन होते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनके जो कण होते हैं
वो सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज होते हैं, नियमित ढंग से जो है व्यवस्थित होते हैं। जबकि जो नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इसी को हम लोग अमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं, उनमें जो उनके पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो नियमित तरीके से व्यवस्थित नहीं होते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स चाहो तो आप याद रखो, काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है, जैसे कि ग्लास है, जैसे कि प्लास्टिक है, और जैसे कि रबर है ना। जैसे कि रबर है, ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है। इनको तो वास्तविक ठोस माना भी नहीं जाता है, ट्रू सॉलिड माना भी नहीं जाता है। इनको तो स्यूडो सॉलिड माना जाता है। ट्रू सॉलिड इनको माना जाता है जो क्रिस्टलीय होते हैं, है ना, ट्रू सॉलिड। इनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, जो क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है कि भैया इतने पर ये पिघल जाएंगे। इनमें कुछ ऐसा नहीं होता है ना, इनमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। इनके एग्जाम्पल्स ये सारे हैं, है ना। जो क्रिस्टलाइन ठोस है उनके उदाहरण हो जाएगा आपके चीनी और नमक। चीनी है, नमक है ना, हीरा है, ग्रेफाइट है, ये सारे। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो आप मेटल्स होते हैं उनको भी आप ले सकते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जो मेटल्स होते हैं आपके धातुएं जो होती है। इनके एग्जाम्पल्स में जो है आप ये 3 एग्जाम्पल याद रखिए। अगर कभी इसके एग्जाम्पल के ऊपर सवाल आया तो ज़्यादा चांस है ग्लास, प्लास्टिक, रबर, इन्हीं में से कोई जो है आपको दिख जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधातु द्वारा निर्मित ऋणायन कैल्शियम आयन के साथ अभिक्रिया करके एक अस्थायी आयनिक यौगिक बनाता है? आयनिक यौगिक बनना चाहिए और वो अस्थायी होना चाहिए, ठीक है। तो कार्बन और बोरोन तो होगा नहीं, ये दोनों तो पसंद करते हैं। सह संयोजक यौगिक बनाना, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए कोवैलेंट कंपाउंड को बनाना। नाइट्रोजन के साथ अगर बनेगा तो वो अस्थायी नहीं होगा आयनिक यौगिक। और कैल्शियम के साथ हम जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड तो भाई बनता ही है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसमें कैल्शियम आयन है और ऑक्साइड आयन है। इनके बीच में लगता है फोर्स, जिसे हम लोग यहाँ पर आकर्षण बल बोलेंगे, और तब जाकर के बनता है ये कैल्शियम ऑक्साइड अपने आप में एक आयनिक यौगिक। निम्नलिखित में से कौन सा टी आकृति का अंतर्गर्भाशयी गर्भ निरोधक उपकरण है जो दीर्घकालिक बहुवर्षीय गर्भ निरोध प्रदान करता है? देखिए, जो गर्भ निरोधक गोली है या फिर जो डायाफ्राम है, जो पुरुष कॉन्डम है, कॉपर टी है, ये सब के सब इस्तेमाल किए जाते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, है ना। ये सब जो है गर्भ निरोध करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जो कॉपर टी है वो टी शेप का डिवाइस है और इसे महिला के गर्भाशय में इम्प्लांट कर दिया जाता है और डिपेंड करता है कि कॉपर टी जो इंस्टॉल किया गया है इससे कितने टाइम के लिए प्रेगनेंसी को रोकना है ना। 5 वर्ष के लिए भी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, 10 वर्ष के लिए भी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है कॉपर टी को गर्भाशय के भीतर डाल करके, है ना। कॉपर टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि टी शेप का ये डिवाइस होता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और कॉपर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से जो है कॉपर आयंस रिलीज होते रहते हैं जो शुक्राणुओं को मारने का काम करता है। जब तक ये कॉपर टी महिला के गर्भाशय में मौजूद रहेगा तब तक जो एक महिला है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। अगर 5 वर्षों तक महिला अपने गर्भाशय में इसको इम्प्लांट करके रखती है तो 5 वर्षों तक जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, भले ही अनप्रोटेक्टेड वो सेक्स करती है उसके बावजूद भी, ठीक। कॉपर आयंस यहाँ से रिलीज होते रहते हैं जो शुक्राणुओं को मारने का काम करते हैं। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर निर्देशित प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। मुख्य फोकस की ओर निर्देशित प्रकाश की किरण, तो मुख्य फोकस की ओर अगर है तो मुख्य फोकस से होकर के ही ये प्रकाश किरण जाएगी और ये मुख्य अक्ष के समांतर जो है ये लाइन जो है वो टेढ़ी हो गई है, इसको सीधा कर दिया जाए, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। धारावाही चालक के पास रखी गई कंपास सुई विचलन दर्शाती है। जब हम एक धारावाही चालक के पास किसी कंपास को डालते हैं तो जो उसकी सुई है विक्षेपित होती है ना। क्यों होती है? देखिए, जब भी हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी दूसरे चुंबक को ला करके डालते हैं ना तो उसके ऊपर बल लगता है और बल की दिशा निकालने के लिए जो हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल करते हैं। तो जो धारावाही चालक होती है इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है और इसमें अगर आप किसी कंपास को
ला करके डालते हैं तो जो कंपास की सुई होती है, जो कंपास की सुई होती है वो अपने आप में एक छोटी सी चुंबक ही होती है। तो आपने क्या किया कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी दूसरे चुंबक को ला करके डाला है तो उसके ऊपर बल लगेगा और उसी बल के कारण जो सुई है ये विक्षेपित होती है। तो बोलेंगे धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो तार में धारा बह रही है, जो चालक में धारा बह रही है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ और इसमें जो है इस चुंबकीय क्षेत्र में जो है एक दूसरा चुंबक आया तो उसके ऊपर बल लगा और उसी के कारण जो है सुई विक्षेपित होती है या फिर विचलन दर्शाती है। जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल कार्य करता है तो क्या कहा जाता है? इस सीरीज के अंदर असंतुलित बल के ऊपर जो है मैं आपको कई बार समझा चुका हूं। जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगता है यानी कि नेट फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए, वस्तु पर लगने वाला कुल बल जो है जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, तो जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगता है तो वस्तु की जो भी वर्तमान अवस्था है, चाहे वो विराम की अवस्था हो चाहे वो गति की अवस्था हो, उसमें परिवर्तन होता है, उसमें परिवर्तन होता है। तो वस्तु की गति या गति की दिशा में परिवर्तन होता है। सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए वस्तु की जो वर्तमान अवस्था है वो गति की अवस्था है और उस पर अगर असंतुलित बल लगे तो हो सकता है कि जो उसकी चाल है वो बदल जाए, या हो सकता है जिस दिशा में वस्तु चल रही थी उसकी दिशा बदल जाए, दोनों में से कोई बदल जाए या फिर दोनों ही बदल जाए। कहा जाएगा कि जो गति की अवस्था थी उसमें परिवर्तन हुआ है। और यही तो होता है, जब असंतुलित बल लगता है किसी वस्तु पर तो वस्तु की जो भी वर्तमान अवस्था होती है, चाहे वो विराम की अवस्था हो चाहे वो गति की अवस्था हो, उनमें चेंज आता है ना, उनमें चेंज होता है। लेकिन अगर संतुलित बल लगता है, संतुलित बल जब लगता है तो जो नेट फोर्स आता है वो जीरो निकल करके आता है। तो इससे वस्तु की जो भी वर्तमान अवस्था है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वस्तु अगर विराम में है विराम में ही रहेगी, है ना, जिस चाल से चल रही है उसी चाल से चलती रहेगी, जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में चलती रहेगी। कब? जब संतुलित बल लगता है तब, यानी जब लगने वाला नेट फोर्स वस्तु पर जीरो होगा तब। लेकिन अगर मान लीजिए असंतुलित बल लगेगा, वैसे केस में चेंज देखने को मिलेगा। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि यानी कि ओरिजिनल साउंड और जो साउंड टकरा करके आती है प्रतिध्वनि के बीच कम से कम कितने समय का अंतराल आवश्यक है? ये देखो, एक दीवार है, यहां से आवाज जो है टकराएगी और यहां पर मान लीजिए कि आप खड़े हैं, आप कुछ बोलते हैं, हेलो बोलते हैं मान लीजिए। तो जैसे आप हेलो बोलते हैं तो जैसे साउंड आपके मुंह से निकलती है वैसे आप उस साउंड को सुनते हैं, फिर वो साउंड आगे भी जाती है, आगे जाकर के दीवार से टकराएगी वो साउंड और वापस से वो टकरा करके आपके कानों में आएगी। तो वो रिफ्लेक्टेड साउंड है, वो जो परावर्तित ध्वनि है वो है। एक तो आपने मूल ध्वनि सुन लिया, बोलते ही आपने सुना, फिर आवाज टकरा करके आएगी, वो परावर्तित ध्वनि है। तो वापस से जो आप परावर्तित ध्वनि सुनेंगे ना, उसी को इको कहा जाता है। लेकिन इको आपको स्पष्ट तभी सुनाई पड़ने वाला है जब जो साउंड आपने सुना और जो साउंड टकरा करके आएगी वो जो आप सुनेंगे, उनके बीच में कम से कम 0.1 सेकेंड का जो है गैप होना चाहिए। कम से कम इतना गैप होना चाहिए, कम से कम इतना गैप होना ही चाहिए। इससे कम होगा तो आप इको नहीं सुनेंगे, आप इको नहीं सुन पाएंगे, है ना। 0.1 सेकेंड कम से कम गैप होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो, 0.2 हो जाए, 0.3 हो जाए, 1 सेकेंड हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे नीचे नहीं होना चाहिए। कम से कम इतना टाइम लगना ही चाहिए। आपने साउंड सुन लिया, ओरिजिनल साउंड, फिर वो आवाज़ जो है साउंड आगे ऐसे जाती है, फिर टकरा करके आती है। इस पूरे प्रोसेस में 0.1 सेकेंड का समय कम से कम लगना चाहिए, इससे कम नहीं। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये एक यौगिक आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक का संरचनात्मक सूत्र दर्शाता है? मैंने आपको इस सीरीज के अंदर पहले भी बोल रखा है कि इस यौगिक का नाम जो है आप याद रखिएगा, इस यौगिक का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। ये यौगिक कौन सा है? देखो, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इससे एक ये CH3 दिखाया गया है कि जुड़ा हुआ है और 3 CH3 और जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ पर CH3 है और ब्रैकेट के बाहर 3 दिया हुआ है, 3 CH3 जो है और जुड़ा हुआ है, 3 CH3 और जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी को ना ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो आप, है ना। इस वाले कार्बन से देखो 3, इस वाले कार्बन से 4 CH3 जो है वो जुड़ा हुआ है, तो हमने क्या किया, C लिख दिया और ब्रैकेट में CH3 करके 4 लगा दिया ऐसे नीचे, यानी इस वाले कार्बन से 4 बार CH3 जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा यौगिक है? तो इसका जो सामान्य नाम है ना, जो सामान्य नाम है ये तो है नियोपेंटेन, नियोपेंटेन।
भाई पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। ये नियोपेंटेन है। और जो IUPAC नाम है, जो IUPAC नाम है वो है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर, ये नाम आपको याद रखना है। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पादप में जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्लांट्स के अंदर युग्मक अकेले ही नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं। युग्मक दो तरह के होते हैं, शुक्राणु, अंडाणु, है ना। तो शुक्राणु, अंडाणु, भाई दो तरह के युग्मक चाहिए ही निषेचन के लिए। दो तरह के युग्मक चाहिए ही, एक मेल की तरफ से, एक फीमेल की तरफ से, तब जाकर के निषेचन होगा और वहां से जो है एम्ब्रियो बनेगा। तो अकेले ही नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। बीजाणु अकेले ही नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं, ये सही है। बीजाणु यानी कि स्पोर, है ना, स्पोर। स्पोर भी जो है एक कोशिकीय संरचना है और ये मुख्यतः जो है अलैंगिक जनन का पार्ट होता है। जैसे युग्मक जो है लैंगिक जनन का पार्ट होता है, लैंगिक जनन से युग्मक बनता है, ऐसे ही जो ये युग्मक जो है ये लैंगिक जनन का पार्ट होता है, लैंगिक जनन में युग्मक हिस्सा लेता है। जबकि हम बीजाणु की बात करते हैं, स्पोर की बात करते हैं, तो अलैंगिक जनन का ये हिस्सा होता है स्पोर। ये भी एक कोशिकीय संरचना ही है, स्पोर भी एक कोशिकीय संरचना ही है। और ये जो युग्मक होते हैं, चाहे शुक्राणु, अंडाणु, ये भी एक कोशिकीय संरचना ही होते हैं। लेकिन बीजाणु जो है अलैंगिक जनन का हिस्सा होता है, जबकि युग्मक जो है लैंगिक जनन का हिस्सा होता है। और एक बीजाणु जो है अकेले ही नए पादप को उगा सकता है। बीजाणु केवल लैंगिक जनन के दौरान ही उत्पन्न होते हैं, गलत हो जाएगा। नए संतति उत्पन्न करने के लिए बीजाणुओं को दूसरे बीजाणु के साथ संलयन की आवश्यकता होती है, तो ऐसा नहीं, ऐसा युग्मक के केस में होता है। जैसे अलैंगिक जनन की कई सारी विधियां होती हैं। द्विखंडन जैसे अमीबा में, लिशमीनिया में होता है। बहुखंडन जो है प्लाज्मोडियम में होता है। पुनर्जनन प्लेनेरिया हाइड्रा में होता है। मुगलन, ईस्ट और हाइड्रा में होता है। ये आपको याद रखना है। और देखो बीजाणु समासंग यानी कि स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर बना करके, है ना। बीजाणु समासंग, समासंग का मतलब यहाँ निर्माण से है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर को बना करके जो प्रजनन है वो होता है, यानी कि अलैंगिक प्रजनन कवक में, जैसे कि राइजोपस के अंदर जो ब्रेड के ऊपर फफूंद लग जाता है उसमें। साथ में मॉस में और फर्न में। ये मॉस और फर्न क्या है? प्लांट्स हैं। मॉस और फर्न ये दोनों ही प्लांट के ही क्या होते हैं कि कैटेगरी है ना। मॉस एक अलग कैटेगरी है प्लांट का, फर्न अलग कैटेगरी है प्लांट का। तो इनमें अलैंगिक प्रजनन जो है इसी स्पोर के जरिए होता है। और ये सारे जो प्रकार है वो अलैंगिक प्रजनन के ही है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक स्पोर से जो है नया पादप उग जाएगा, एक स्पोर से नया पादप उग जाएगा। ऑक्सीकरण और अपचयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अवकरण भी आप बोल सकते हो, राइट। किसी पदार्थ को तब ऑक्सीकृत कहा जाता है जब वह ऑक्सीजन ग्रहण करता है या हाइड्रोजन का त्याग करता है। ये सही है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना होता है और हाइड्रोजन का जो है निकलना होता है। तो ऑक्सीजन जुड़े तो भी ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन निकले तो भी ऑक्सीकरण। जबकि अपचयन में ठीक उल्टा हो जाएगा। अपचयित कहा जाता है किसी पदार्थ को जब ऑक्सीजन का त्याग होता है, ऑक्सीजन जब निकलता है, और हाइड्रोजन का ग्रहण होता है, हाइड्रोजन जब जुड़ता है। ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। प्रत्येक रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, ये भी सही है। जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है उसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे पदार्थ का अवकरण होता है, यानी कि अपचयन होता है ना। ये जो रेडॉक्स जो आप वर्ड देखेंगे इसमें RED, रेड का मतलब रिडक्शन होता है और OX का मतलब ऑक्सीडेशन होता है ना। ये जो RED है इसका मतलब रिडक्शन होता है और ये जो OX है इसका मतलब ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट्स सही है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान 111 U है। कैल्शियम क्लोराइड जो है ये अपने आप में आयनिक यौगिक है। अगर आप इसका जो सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालना चाहते हैं तो ठीक वैसे निकालेंगे जैसा कि आप मॉलिक्यूलर मास के केस में करते हैं। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो 40 है, संख्या में एक ही कैल्शियम का परमाणु है, प्लस क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 37.5 है और संख्या में 2 क्लोरीन के परमाणु है। बस इन सारे को जोड़ दीजिए तो 111 आपको मिल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ही सही है।
सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार हम आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं। बिल्कुल सही है। ऐसे ही तो आप मोलिकुलर मास निकालते हो। जैसे आप जल का मोलिकुलर मास निकालने जाएंगे, कैसे निकालेंगे? 1 गुने में 2 प्लस 16 गुने में 1 ऐसे करेंगे। ठीक वही काम है यहाँ पर। सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना उसी प्रकार से की जाती है जो आणविक द्रव्यमान की गणना करने के हमारे तरीके से भिन्न है, तो ये गलत हो जाएगा। ये सही है। ए और बी, केवल ए और बी जो है सही कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे नेचर ने बनाया है? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स तो पौधों को उगाने की एक विधि है ना। बिना मिट्टी के पानी में हम लोग पौधों को उगाते हैं, उससे हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। मिट्टी से जो भी पोषक तत्व पौधों को मिलते हैं वो सारे पोषक तत्व जो है पानी में डाल दिया जाता है, बस क्या वहीं से जो है प्लांट उग जाता है। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है ये हमारा आंसर नहीं होगा। किचन गार्डन मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र हम बोल सकते हैं। जो फिश एक्वेरियम हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र बोल सकते हैं। वन जो है ये नेचर का दिया होता है, तो ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में ऑक्सीकरण अभिक्रिया शामिल नहीं है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया शामिल नहीं है। जल में नमक का घुलना, ये तो अपने आप में अभिक्रिया है ही नहीं। जल में नमक आपने घोल दिया, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी जल का विद्युत अपघटन है ना, जो जल है H2 है, इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना। लकड़ी का जलना, लकड़ी में मेनली कार्बन ही होते हैं, तो कार्बन को आप जलाओ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये भी अपने आप में ऑक्सीकरण है। यहाँ भी ऑक्सीकरण होता है। लोहे में जंग लगना भी अपने आप में ऑक्सीकरण है। लोहे की अभिक्रिया जो है ऑक्सीजन के साथ होती है, नमी के साथ होती है। तो ये बी सी डी इन सारे में तो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। सारे में जो है रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, यानी ऑक्सीकरण भी होता है, अवकरण भी होता है। ऑक्सीकरण अवकरण दोनों देखने को मिलते हैं। लेकिन जल में नमक का घुलना ये कोई अभिक्रिया ही नहीं है, इसीलिए ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मास के बारे में। द्रव्यमान किसी पिंड के जड़त्व का माप है, बिल्कुल सही है ना। द्रव्यमान क्या है? जड़त्व की माप है। द्रव्यमान जड़त्व की माप है। द्रव्यमान और भार बिल्कुल समान है, गलत हो जाएगा। भार तो अपने आप में बल है। द्रव्यमान पिंड की अवस्थिति पर निर्भर करता है, यानी कि स्थिति पर निर्भर करता है ना। अगर स्थिति बदल दो तो द्रव्यमान भी बदल जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा भार के केस में होता है ना। आप चंद्रमा पर किसी पिंड को लेकर के चले जाते हैं तो उससे द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन भार में चेंज आता है। द्रव्यमान किसी पिंड पर लगने वाले बल का माप है, तो गलत हो जाएगा। द्रव्यमान किसी पिंड के जड़त्व का माप है। जड़त्व के माप को हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं। अगर किसी पिंड का द्रव्यमान ज्यादा है, समझना कि जड़त्व ज्यादा है। अगर किसी पिंड का द्रव्यमान कम है, समझा कि जड़त्व कम है। जीव द्रव्य झिल्ली के भीतर जो तरल सामग्री होती है उसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर, या फिर बोलो सेल मेम्ब्रेन के भीतर जो तरल सामग्री होती है, जो तरल सामग्री होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लोग कोशिका द्रव्य बोलते हैं। यदि किसी तार में 0.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, जबकि इसके सिरों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है, तो तार का प्रतिरोध क्या है? आपको जो है धारा दी गई है, आपको विभवांतर दिया गया है, आपसे प्रतिरोध पूछा गया है। ओम का नियम लगाएंगे। R = V/I। V का मान 2 हो जाएगा, I का मान 0.2 है, यहाँ से 10 ओम हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दैनिक स्थलीय अन्योन्य क्रियाओं, एवरीडे टेरेस्ट्रियल इंटरेक्शन, जैसे कि आप और आपके निकट बैठे किसी मित्र के बीच में गुरुत्वीय बल को एक दुर्बल बल क्यों माना जाता है? देखो, जितने भी प्रकार के नेचर में बल पाए जाते हैं उसमें सबसे कमजोर बेचारा गुरुत्वाकर्षण बल ही है। गुरुत्वीय बल जो कि अपने आप में गुरुत्वाकर्षण बल है, वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमजोर बल है ना। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ना वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमजोर बल है, सबसे कमजोर बल है। नेचर में जितने भी प्रकार के बल पाए जाते हैं उसमें सबसे कमजोर यही है। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण देखो, इस बल का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो ये होता है। मान लीजिए ये M1 M2 द्रव्यमान है, मान लीजिए आपका द्रव्यमान है, ये आपके मित्र का द्रव्यमान है, और ये आपके और आपके मित्र के बीच की दूरी है। अब ये जो G है इसका मान आप जानते हो, नहीं जानते हो तो याद रखिए 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये पूरा मान मात्रा के साथ, यूनिट के साथ आप याद रखिए।
अब देखो यहाँ पर क्या है, 10 पे पावर -11, बहुत छोटा मान है ये, है ना। जी का मान बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है कि इस पूरे फोर्स का मान जो है बहुत ही कम आता है, बहुत ही कम आता है। इसके कारण पूरे बल का जो परिमाण है बहुत ही कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है ना। ये बल जो है इतना कम हो जाता है कि आपको महसूस भी नहीं होगा। आपके पास आसपास जितने भी पदार्थ हैं उन सब के साथ आपके और उस पदार्थ के बीच जो है ये बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन आपको जरा सा भी महसूस नहीं हो रहा है। हाँ, ये बल कब महसूस होता है, जब द्रव्यमान बहुत बहुत ज़्यादा हो, है ना, बहुत ज़्यादा हो। जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। अब देखो ये 10 पे पावर -11 है और कहाँ ये 10 पे पावर 24 है ना। ये जितना छोटा है उसे कई गुना ज़्यादा ये बड़ा है द्रव्यमान। तो ये बल जो है महसूस होगा, और ये बल हमें महसूस होता भी है। हम इसी बल के कारण जो है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम पृथ्वी से हैं, सटे हुए हैं। हमारा वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर बंधा हुआ है इसी बल के कारण, है ना। सैटेलाइट्स पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं इसी बल के कारण। क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है तो ये बल जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर द्रव्यमान मान लो कम है तो इस बल का जो है कुछ खास प्रभाव देखने को, खास प्रभाव देखने को मिलेगा ही नहीं। तो दुर्बल क्यों माना जाता है, क्योंकि बल केवल तभी महत्वपूर्ण होता है जब बड़े द्रव्यमान जैसे ग्रह है, खगोलीय पिंड है, शामिल हो, है ना। क्योंकि इनका द्रव्यमान जो है ज़्यादा होता है, बड़े द्रव्यमान वाले रहेंगे तभी जाकर के महसूस होगा ये बल। जब इस छोटे से मान को ओवरकम कर देगा वो मास तब। यदि 10 न्यूटन का एक नियत बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर गतिमान करता है, ये बल लगा 10 न्यूटन का और वस्तु जो है विस्थापित हो जाती है 5 मीटर। किया गया कार्य, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो कार्य निकालने का ये सूत्र होता है ना। कार्य बराबर बल गुने में विस्थापन, ये हो जाएगा 50 जूल। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका ऊतक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तंत्रिका ऊतक स्वेच्छक संचलन के लिए उत्तरदायी होता है और हड्डियों से जुड़ा होता है, हड्डियों से जुड़ा होता है, गलत हो जाएगा। तंत्रिका ऊतक उपकला कोशिकाओं से बना होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तंत्रिका ऊतक उपकला ऊतक अलग प्रकार का ऊतक है। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन से बना होता है, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाया जाता है। रीढ़ की हड्डी में जो है मेरुरज्जु होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है जो कि नर्वस टिश्यू का ही पार्ट है, और तंत्रिकाओं में पाया जाता है। यहाँ तंत्रिका का मतलब आप बोल सकते हो नर्व्स, है ना, नर्व्स बोल सकते हो, नर्व्स। एक नर्व में जो है कई सारे न्यूरॉन्स शामिल होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, यही स्टेटमेंट सही है, बाकी तो गलत है। तंत्रिका ऊतक मांसपेशी तंतुओं से बना होता है, तो जो पेशी है वो भी अलग प्रकार का ही ऊतक है। जंतुओं के शरीर में 4 प्रकार के ऊतक होते हैं, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक, राइट। यहाँ पर उपकला ऊतक अलग प्रकार का ऊतक है, पेशी ऊतक अलग प्रकार का ऊतक है। प्रदुष्य तप्त वायु धारा के माध्यम से देखी गई वस्तुओं को लहराना किसका उदाहरण है। जैसे मान लीजिए कि आप यहां पर बैठे हैं, आपके आगे जो है आग जो है वो जल रही है, और उस आग के ऊपर की जो वायु होती है वो बहुत ही गर्म होती है ना, गर्म होती है। फिर जैसे हम ऊपर जाएंगे वो वायु ठंडी होती है। तो उस आग के दूसरी साइड जो वस्तु है, अगर आप उसको देखेंगे इधर से, तो वस्तु जो है आपको झिलमिलाती हुई नजर आएगी। यही सवाल आपसे पूछा गया है कि किसका उदाहरण है, तो छोटे पैमाने पर वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। उस वस्तु से जो आग की दूसरी साइड है वहां से जो प्रकाश किरण आती है ना, वो अपवर्तित होकर के हमारे आंखों में आती है, जिससे हमें जो वस्तु है आग की दूसरी साइड उसका जो है वास्तविक स्थिति हमें नहीं दिखाई पड़ती है, जो उसकी आभासी स्थिति है वो दिखाई पड़ती है, और वो भी फिक्स नहीं होती है, चेंज होती रहती है। तो ये जो है वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है छोटे पैमाने पर। तो बड़े पैमाने पर वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण क्या है, जैसे कि सूर्योदय से पहले ही 2 मिनट पहले हमें सूर्य जो है दिखने लगता है ना, और जो सूर्यास्त है वो हो जाता है वास्तव में, उसके बाद भी 2 मिनट तक हमें सूर्य दिखने लगता है। तो जो अग्रिम सूर्योदय है, विलंबित सूर्यास्त है, वो उदाहरण है वायुमंडलीय अपवर्तन का बड़े पैमाने पर। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है, बड़े पैमाने पर आप बोल सकते हो। उसके बाद हमें जो तारा दिखाई पड़ता है, जहां पर तारा दिखाई पड़ता है वास्तव में जो तारा है, एक्चुअल में जो स्टार है उससे थोड़ा नीचे होता है, ठीक। तो ये भी जो है वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमें चपटा प्रतीत होता है, ये भी जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो ये सब एग्जाम्पल जो है बड़े पैमाने का है। लेकिन जो हमें वस्तुएं झिलमिलाती हुई नजर आती है, जैसे मान लो अभी गर्मी का समय है, आप हाईवे पर निकल जाओ, दूर अगर आप किसी वस्तु को देखेंगे, कोई
बाइक जो है वो जा रहा है, मान लो कोई कार जो है वो जा रही है, तो वो भी जो है आपको झिलमिलाती हुई नजर आएगी, है ना। रोड के जस्ट ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो आपकी झिलमिलाती हुई नजर आएगी। तो सेम जो है एग्जाम्पल हो जाएगा, इसी का हो जाएगा छोटे पैमाने पर वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण। उपकला ऊतक का प्राथमिक कार्य क्या है? 4 प्रकार के ऊतक होते हैं हमारे शरीर में, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक। उपकला ऊतक को हम लोग बोलते हैं ये कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू है। तो सुरक्षा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, जो त्वचा है हमारी उपकला ऊतक है। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन से, हाइड्रोकार्बन जैसे कि एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, जब हम इसका पूर्ण दहन करवाते हैं यानी इसको जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये भी अपने आप में ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो जो अंतिम उत्पाद है उसमें क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दोनों तो बनेंगे ही, साथ में ऊर्जा मुक्त होती है ना, ऊष्मा के रूप में। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब हम किसी हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये दोनों जो है बनते हैं, ये दोनों तो सह उत्पाद होते हैं, और यहाँ पर जो है ऊर्जा मुक्त होती है भरपूर मात्रा में, ऊर्जा मुक्त होती है भरपूर मात्रा में, ऊष्मा के रूप में, और प्रकाश भी उत्पन्न हो सकता है। जो हमारे केरोसिन है, डीजल है ना, पेट्रोल है, ये सब जो होते हैं मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एलपीजी हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता है कि वो सब जो है ईंधन है ना, वहाँ से जो है हमें ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा के लिए ही उनका दहन करवाया जाता है। तो वहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है सह उत्पाद के रूप में बनते हैं। ये बिन बुलाए मेहमान होते हैं। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।